तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम 2 या 3 लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कोशिश करेंगे सारी बनाएं और आप उन क्वेश्चंस को एक बार देखें साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन इलेक्ट्रोलाइट? कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होगा? इलेक्ट्रोलाइट अगर पूछा जाए तो 3 ही होते हैं। हाँ सी, सही कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, कलर नहीं दिख रहा है, सोडियम सल्फेट। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट, क्या लाइट पड़ रही है ज्यादा? क्या स्क्रीन पे लाइट ज्यादा वो चमक आ रही, ब्राइटनेस आ रही है? ये रेड कलर दिख रहा है आपको? या तो आपका एसिड होता है, या आपका बेस होता है, या आपका साल्ट होता है। ठीक, ये 3 हो सकते हैं। तो इन्हीं 3 के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो एसिड, बेस और साल्ट। पहला ऑप्शन है मीथेन। मीथेन कोवेलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट होने का कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा है ग्लूकोज, वो भी आयंस नहीं बनाता। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये टूट कर बनाता है 2Na प्लस SO4 2-, ये बनाता है। तो आयंस में टूटने की टेंडेंसी किसकी है? सोडियम सल्फेट की। तो ये आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनिक एसिड, ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आप साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, साल्ट के बारे में कहा जाता है, साल्ट में बेटा 2 पार्ट होते हैं, सबको आइडिया है? एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट होता है ना। साल्ट जैसे NaCl है, तो NaCl कैसे बना होगा? जैसे NaOH और HCl, इनकी रिएक्शन से बना होगा ना। तो ये Na का जो OH है और HCl का जो H है, ये मिलकर के वाटर बना देंगे। एसिड बेस मिलकर के साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और बेस का OH और एसिड का H ये वाटर बना देता है, H2O। तो जो NaCl है, इसमें कैटायनिक एनायनिक पार्ट 2 होते हैं। साल्ट वो स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनका कम से कम एक पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो। एट लीस्ट 1 पार्ट, चाहे कैटायनिक और एनायनिक। comes from strong acid और strong base। देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH, स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक होगा? बताओ बेटा। वीक होगा। एसिटिक एसिड है, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो एसिटिक एसिड लिया है, कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम से करा दें, CH3COONA कर दें, अब ये जो Na है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ पार्ट है। अगर किसी साल्ट में एसिड वाला पार्ट CH3COO है, एसिटेट कहा जाता है, CH3COO इतना एसिड का पार्ट है, और Na जो है ये बेस का पार्ट है। इन दोनों में से अगर एक भी पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का हुआ तो साल्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Na है ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ पार्ट है,
तो अगर इतने की बात करेंगे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे और ये ऐसा साल्ट बन जाएगा, तब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहचानेंगे कैसे? आपकी बुक में पहले नंबर इलेक्ट्रोलिसिस की बुक में फर्स्ट पेज पर नीचे की साइड पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दी गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि उस सेल में इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रांग फिलअप करेंगे तो जो बल्ब होगा वो काफी ब्राइट ग्लो करेगा, और अगर वीक फिलअप करेंगे, अगर वीक फिलअप करेंगे तो क्या होगा? बहुत डिम ग्लो करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। बोलिए कौन सा होगा? विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड? सर पोटेशियम, ऑप्शन ए। देख लेते हैं। KBr लिया है और एक्वस लिया है। एक्वस का मतलब यहां पर हो जाता है कि एक्वस की बात करेंगे तो H2O उसमें अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक, अगर ये आप इसको इलेक्ट्रोलाइज कराओगे तो इसमें दो कैटायन आएंगे। बोलो बेटा कौन कौन से? एक आएगा आपका, देखो एक तो KBr से K+ और Br- आएगा। ओके, बोलो सारे लोग बताइए, KBr से आएगा या नहीं आएगा? बोल, KBr भी तो ब्रेक होगा अपने आयंस में। अच्छा, एक कैटायन वाटर से भी आएगा, H+ OH- एक कैटायन वाटर का और एक एनायन वाटर का। समझ पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। दो कैटायन बने और दो एनायन बने। प्रॉब्लम यह है कि दोनों कैटायन में से इलेक्ट्रोड पर कौन डिपॉजिट होगा? कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट होगा, एनायन एनोड पे डिपॉजिट होगा। लेकिन इनमें दोनों कैटायन में से एक कैटायन कैथोड पे जाएगा डिपॉजिट होने, और दोनों एनायन में से एक ही आपका एनायन जाएगा एनोड पर डिपॉजिट होने। डिसाइड कैसे करेंगे? तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी सीरीज की टेबल दे रखी है, देखिए सबने। यस सर। उस एक्टिविटी सीरीज में डाउन द सीरीज आने पर कैटायन की रिएक्टिविटी लगातार डिक्रीज होती जाती है, और कहा गया है कि उस सीरीज में जो अगर एक से ज्यादा कैटायन कभी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए प्रेजेंट होंगे तो जो उस सीरीज में डाउन ज्यादा नीचे प्रेजेंट होगा वो आपका इलेक्ट्रोलाइज होगा, वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस में डिपॉजिट होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें दो कैटायन है, एक तो पोटेशियम है और दूसरा H+ है, हाइड्रोजन आयन। तो बताओ उस सीरीज में कौन नीचे प्रेजेंट है? आइडिया है आपको? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नीचे प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन में हाइड्रोजन जो होगा H+ या H2 आप कह रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन कैटायन है, कैथोड पर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लेकर H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। तो इसमें कैटायन कौन जाएगा? कैथोड की तरफ कौन जाएगा? H+ आपका जाएगा, पोटेशियम नहीं जाएगा। जब कभी भी एक से ज्यादा कैटायन इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर जाने के लिए रेडी हो तो उन दोनों में वो पहले जाके डिपॉजिट होगा जो उस लिखा है सर which will be deposited। सर हाइड्रोजन डिपॉजिट तो नहीं होगा सर, वो तो सर निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, लेकिन जाकर के वहीं पर डिस्चार्ज तो होगा ना सर। बट उसमें डिपॉजिटेड लिखा है सर क्वेश्चन पे सर, which of the following species will be deposited at the cathode। हाइड्रोजन तो सर गैस के फॉर्म में सर रिलीज हो जाएगा सर, डिपॉजिट तो नहीं होगा। हाँ डिपॉजिट नहीं होगा लेकिन रिलीज हो जाएगा कैटायन की बेसिस पर। पोटेशियम तो जाएगा नहीं ना, पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और वो अगर दो कैटायन की पॉसिबिलिटी कभी आएगी तो जो कम रिएक्टिव होगा वो आपका जाके डिस्चार्ज होगा। ठीक, तो यहां पर डिपॉजिटेड है, तो इसको अगर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहें डिपॉजिट, तो यहां पे आप लिख सकते हैं डिस्चार्ज। अब सही है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
बताइए, इफ यू वांट टू इलेक्ट्रोलाइज कंसंट्रेटेड HCl, which of the following will you choose for making the anode? अगर HCl को इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कराना है तो एनोड किसे बनाना चाहेंगे आप? ग्रेफाइट। क्यों? वाई? बोलो। सर ग्रेफाइट सर इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शंस में ऐसे इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं जिनका खुद का नेचर इनर्ट हो, जो अपने आप किसी भी रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करते हो, वो आपके लिए जाते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रोलिसिस में इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो प्लेटिनम लिया जाता है, गोल्ड लिया जाता है, ग्रेफाइट लिया जाता है। ठीक, अगर कभी भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी हो, अगर कभी भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी हो, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी हो, या फिर कभी करना हो क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसमें आपका एनोड जो होता है वो ऐसा लिया जाता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन अगर कभी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस की कोई रिएक्शन करा रहे होंगे तो कोशिश ये की जाती है मैक्सिमम केसेस में जिनमें इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट हो। ओके, कोई प्रॉब्लम है? तो इसमें ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम ये HCl से रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट कर लेंगे तो फिर इलेक्ट्रोड खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने लगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पढ़िए और बताइए क्या कह रहा है। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन जग विद कॉपर द एनोड मस्ट बी मेड ऑफ। जब कभी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे होंगे, जब कभी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे होंगे, जब कभी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे होंगे तो हमेशा एनोड किसका बनाएंगे? जिस मेटल की प्लेटिंग करानी है, समझ पा रहे हैं? जिस मेटल को दूसरे पे प्लेट करना है, जिसकी हमको लेयर चढ़ानी है, जिस मेटल की प्लेटिंग करनी है, उसका हमेशा क्या बनाएंगे? एनोड। और जिस पर करनी है उसका हमेशा क्या बनाएंगे? कैथोड। बोलिए, जिस मेटल की प्लेटिंग करनी होगी उसका क्या बनाएंगे? बोलो, एनोड बनाएंगे। और जिसके ऊपर करनी होगी उसका क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। कोई डाउट है? बोलो बेटा, समझ आ रहा है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम किसी के मन में? तो अगर आपको कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है आयरन जग पे तो आप क्या करेंगे? एनोड किसका बनाएंगे? कॉपर का। अगर पूछा जाता कि आयरन जग की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर से करानी है तो आयरन जग को कहां पे रखेंगे हम लोग? बोलिए, तो कहां पे रखेंगे? बोलो भैया, रिप्लाई तो दीजिए। सर कैथोड पे। कैथोड पे। कोई भी मटेरियल जिस पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी होगी उसको हमेशा कैथोड पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A chemical decomposition of an ionic compound by using strong electric current is called। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं एक केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, क्या कहेंगे इसको? हाँ, फोटोलिसिस कब कहेंगे? लाइट के प्रेजेंस में सर सेम चीज। पायरोलिसिस कब कहेंगे? बोलो। थर्मल डिकम्पोजिशन नाम सुना है? यस सर। टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब रॉन्ग वाला बताना है आपको। चलिए बताइए। सॉलिड लेड ब्रोमाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सही बात है? क्यों? सर सॉलिड कंडक्ट नहीं करता सर, एक्वस या सर मोल्टेन स्टेट करता है। क्यों? सर क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है सर, आयनिक कंपाउंड से बॉन्ड के बीच के बॉन्ड टूटते हैं। आयनिक कंपाउंड जब भी सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनमें कोई भी फ्री आयंस नहीं पाए जाते,
और जब तक फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकती। तो जितने आपके सॉल्यूशन होते हैं वो फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और जितने आपके सॉलिड होते हैं, मेटल जितने होते हैं, वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर होते हैं। पहली बात, सॉलिड लेड ब्रोमाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, पहले ही बात गलत है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, फ्यूल्ड लेड ब्रोमाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, सही बात है गलत है? सही है, ठीक। थर्ड ऑप्शन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड ब्रोमाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिक, ये भी सही है। मॉल्टन वैक्स और केरोसिन ऑयल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो चाहे आप सॉलिड लो, लिक्विड लो, गैस लो, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आइडेंटिफाई द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन होगा? सर मेटल्स। सिर्फ मेटल्स? हाँ सर, एसिड और बेसिस सर जब तक एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होंगे सर तब तक वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होंगे। भैया एसिड कहेंगे ही तब जब एक्वस सॉल्यूशन में आ जाए सर। और एसिड, आप HCl गैस ले लें, क्या हम इसे एसिड कहें? हम इसके बुक में एक टर्म लिखा था सर, प्योर HCl, सर उसका क्या मतलब हुआ सर? प्योर HCl में H+ आयन और Cl- आयन की कंडक्टिव वो आयंस ही नहीं होंगे। नहीं समझ पा रहे सर? तो उसको एसिड नहीं बोलेंगे ना सर? प्योर HCl एक लिक्विड फॉर्म को एसिड नहीं बोलेंगे। प्योर HCl हो और उसके अंदर बिल्कुल वाटर ना हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव ही नहीं करेगा, वो H+ और Cl- नहीं ब्रेक होगा। H2SO4 प्योर 100% ले लो, इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव नहीं करेगा। नहीं समझ पा रहे? सर समझ गए। अगर भैया एक बात बताएं, कोई भी चीज वो तो कोवेलेंट कंपाउंड है HCl, ये HCl अगर आप प्योर फॉर्म में लोगे तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई फोर्स चाहिए, और अगर प्योर 100% ले लोगे तो इसमें कौन सा फोर्स? कोई फोर्स ही नहीं है, सिर्फ HCl है, तो H+ Cl- टूटेगा क्यों? बोलो। नहीं समझ पा रहे? सर समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, बताइए क्या ये केमिस्ट्री से कम फिजिक्स से ज्यादा रिलेट करेगा? बोलिए। कह रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर है और उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, बताइए इलेक्ट्रिक कंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ पढ़ा था फिजिक्स में, नहीं पढ़ा है? बोलो भैया। अगर किसी भी मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बोलो। सर कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होती है। कौन बोला कम होती है? राघवेंद्र सूर्या? नहीं सर। कौन बोला? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? जो रेजिस्टेंस है किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? बोलो। टेम्परेचर। रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले इलेक्ट्रिक है नहीं क्या 10th में चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर 10th फिजिक्स में नहीं है क्या? सर फिर रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अरे वाह, पढ़ा नहीं है अभी? सर ने पढ़ाया नहीं ना? सर ने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? सबकी शिकायत होगी अगर अब ये नहीं बताओगे कि पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। पढ़ाया है? यस सर। तो रेजिस्टेंस के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? बोलो। टेम्परेचर और नंबर डेंसिटी। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बताया, लेंथ ऑफ वायर नहीं बताया,
नहीं बताया? बताया। फिर क्यों नहीं बता रहे हो? इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूं। और टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आप क्या पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर, या आप कहेंगे I जो होगी वो R के इनवर्सली डिपेंड करेगी, करंट। तो अगर कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होती है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा। क्या पूछ रहे हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज करता है। तो अच्छा क्वेश्चन बन गया, फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है। पता नहीं सर ने ये पढ़ाया नहीं है आपको, L अपान ए लेंथ ऑफ वायर पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है। बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड करती है, जितना वायर आपका थिक होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। बोलो, पढ़ाया है? टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस के जो कंडक्टिविटी होती है या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो उसका, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन का फ्लो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आप सारे लोग मैं नाम ले लेके पूछूंगा, आप पढ़िए उस क्वेश्चन को, बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़िए और बताइए, जस्टिफाई भी करिएगा। ग्लास नॉट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। ग्लास डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटेलिक एटम्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट है, मोल्टन वैक्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट है, कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ पॉइंट है, ए ऑप्शन होगा ना, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 पॉइंट करेक्ट हैं। बहुत पिटाई लगेगी, मोल्टन वैक्स कोवेलेंट कंपाउंड है, वैक्स क्यों करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? नहीं समझ पा रहे हैं? वैक्स एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा। आयंस इसमें होंगे ही नहीं, आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। कोवेलेंट कंपाउंड, ये एनटीएससी के सेकंड स्टेज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन करना होता है। पहले इनमें सेलेक्ट करिए फिर आंसर बताइए। फिर कह रहा है कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, नहीं प्योर फॉर्म में नहीं करते, आयंस नहीं होते उनमें, या तो पोलर कोवेलेंट कहते तो मानते एक बार। हीटिंग वीकेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड हेंस आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक, ये बात सही है। अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को हीट करोगे तो उसके जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, वीक होंगे, और अगर आप और ज्यादा हीट करते जाएंगे तो एक टाइम पर वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और कंपाउंड आपका मेल्ट कर जाएगा, और उस टेम्परेचर के पॉइंट को, पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो हीटिंग, ये बात सही है, मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है, और ये आपका सही है। द आयंस मूव फ्रीली फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बात सही है क्या? तो इसमें पहला, दूसरा और फिफ्थ ये आपके ऑप्शन सही है, बाकी आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द प्रोसेस इन विच अ केमिकल कंपाउंड इन फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बोलिए। हाँ, ये तो सब लोग बता देंगे। नेक्स्ट बताइए, अब ये बताइए, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड। ठीक, देखिए आपका जो पहला डायग्राम बना है बुक पे, उसमें यही आपको बोला गया है कि ये आपकी सेल है
और उन्होंने यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है और इसके बीच की बात की है। उन्होंने कहा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आपका जो बल्ब है, बल्ब ये आपका ब्राइटली ग्लो करेगा, ये ब्राइटली ग्लो करेगा। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे इन प्लेट्स के बीच तो डिम ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। और अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो ग्लो ही नहीं करेगा, नॉट ग्लो। अच्छा एक बात और बताऊं, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे, कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की क्या कंसंट्रेशन है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये 100% आयोनाइज होगा। आयोनाइज मतलब अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो सारे के सारे टूट जाएंगे, और आप अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 आयंस 100 टूटेंगे, तो जितने आयंस बनने हो कोई भी मॉलिक्यूल विदाउट ब्रेकिंग नहीं बचेगा। तो ये माना जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% ब्रेक हो रहा है। तो उसमें नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा बनेंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी बहुत बेहतर होगा, बल्ब आपका ब्राइटली ग्लो करेगा। और अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो ये आपका पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड। अगर पार्शियली आयोनाइज्ड होगा तो इसका मतलब लगभग 15 to 30%, मतलब 100 लिया है तो उसमें 15 to 30 मॉलिक्यूल ही आपके ब्रेक होंगे। अगर 100 में से 15 to 30 के मिडिल में आयंस ब्रेक होंगे, मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस भी कम बनेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी आपका उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? बोलो। और अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो वो ब्रेक ही नहीं होगा। अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज ही नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ही नहीं करेगा, तो बल्ब जलेगा क्यों? नॉट ग्लो। समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा। चलिए, तो इसमें क्या कहेंगे? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर गुड कंडक्टर्स कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ पा रहे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर नहीं होते, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर तो होते हैं लेकिन गुड नहीं होते। चलिए नेक्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा ये तो उसी का आ गया क्वेश्चन, अभी उसका आंसर हम लोगों ने दिया, बताओ जल्दी से। वीक इलेक्ट्रोलाइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बताइए। अब ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्वेश्चन करना है। बोलिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर कोवेलेंट कंपाउंड, सही बात है या गलत? बोलिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता वो कैसे कंपाउंड होते हैं? कोवेलेंट ही तो होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग? बोलिए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सही है। चलिए पार्थ बताएंगे सेकंड स्टेटमेंट के बारे में क्या आइडिया है? पार्थ पांडे। सर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं सर, सेकंड वाला। सेकंड वाला भी करेक्ट है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलवेज आयनिक कंपाउंड। हाँ सर ऑप्शन ए सर, जैसे सर HCl सर कोवेलेंट, लेकिन सर इलेक्ट्रोलाइट। हाँ अब सही आ गए। ऑलवेज नहीं होता तो मान लेते हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलवेज आयनिक कंपाउंड, नहीं, पोलर कोवेलेंट भी इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करते हैं, है ना? पोलर कोवेलेंट जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं कोवेलेंट, लेकिन इनमें पोलैरिटी है।
और पोलैरिटी की वजह से ये आयंस में ब्रेक होते हैं, और अगर आयंस में ब्रेक होते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करते हैं जो कि आपके आयनिक नहीं है, तो इनको क्या कहा जाएगा, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। मतलब सेकेंड वाली बात जो है वो गलत है, पहली वाली बात सही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक, तो आपका A इज ट्रू, B इज फॉल्स, पहले ऑप्शन मिल गया। बोलिए, चलिए सेकेंड क्वेश्चन बताइए। अब इसमें सोचिए, आप देखिए और बताइए, सारे स्टेटमेंट पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एनायंस, कौन सी बात एनायंस के लिए करेक्ट है। एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही बात है या गलत, बोलो। एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं कि नहीं? हाँ सर। और नेगेटिवली चार्ज कोई तभी तो होगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। नहीं समझ आ रहा है? तो जवाब दो ना साथ साथ। NaCl में Cl माइनस का क्या मतलब है कि उसके पास आयन, वो एनायन है, और Na प्लस क्या है, ये कैटायन है। प्लस वाला कैटायन होता है और माइनस वाला एनायन होता है, और जो एनायन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, दूसरा, एनायंस माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, एनायन एनोड की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रोलिसिस में, सही बात है या गलत? सही बात है। कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ। तीसरी बात, एनायंस डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड टू फॉर्म अ न्यूट्रल एटम, सही बात है? सही बात है। एनायंस एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल हो जाता है, कैटायन कैथोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाता है। समझ पा रहे हैं? यस सर। कैटायन प्लस वाला है और कैथोड पर क्या होता है, माइनस चार्ज। बैटरी का वो एंड जो निगेटिवली चार्ज हो उसे कैथोड कहते हैं, सेल या बैटरी का वो एंड जो पॉजिटिवली चार्ज हो उसे एनोड कह रहे हैं। ठीक है, तो कैटायन कैथोड पे जाएगा जो निगेटिवली रॉड है, निगेटिवली पॉइंट है उसका, बैटरी या सेल का। तो कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैटायन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा। एनायन वो है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, और एनोड वो है जिस पर प्लस चार्ज है, तो एनायन एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल हो जाता है। तो मतलब थर्ड पॉइंट भी इसका सही है। एनायंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, गेट ऑक्सीडाइज्ड का जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एनायन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बात भी सही है। एन एग्जांपल ऑफ एनायन इज Cl माइनस, सही बात है ना? यस सर। तो मतलब सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये डी ऑप्शन। समझ आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले अभी बताया था, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती है, किस चीज पर डिपेंड करती है मेनली? प्रेशर से कंडक्टिविटी का कोई मतलब है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत मारेंगे तुमको, कौन बोला? टेम्परेचर पे। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अभी अभी बताया था, सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर से क्या कोई सिस्टम होगा? टेम्परेचर का हल्का सा इफेक्ट तब पड़ता है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। समझ पा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले 100%, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। जो 20 मॉलिक्यूल अगर 100 में से 20 ब्रेक हो रहे हैं तो 30 ब्रेक होने लगेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी फ्री आयंस की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोहताज नहीं होती। सॉल्यूशन के अंदर क्या चाहिए? फ्री आयंस चाहिए। और फ्री आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कितने अमाउंट में आयंस प्रेजेंट हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके पास आयंस बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके पास आयंस नहीं होते उतने। तो अगर पूछा जाए पर यूनिट कितने आयंस हैं, क्या आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, इस बात को अगर ध्यान में रखें तो कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट
टू विच एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लेवल से हल्का सा ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता दूं। हाँ, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना ब्रेक हो रहा है उसको बताने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। 11th में आएगा, एक चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम, उसमें ये पता चलेगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा का फार्मूला होता है कि कोई भी, जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 मॉलिक्यूल टोटल लिए और इसमें से 20 ब्रेक हुए, बाकी ब्रेक ही नहीं हुए, तो ये लिया जाता है डिसोसिएटेड अपॉन टोटल। इसका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने टोटल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, इसके रेशियो को जब लेते हैं तो उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, और इसी से पता करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना ब्रेक हो रहा है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिसोसिएटेड कितना होगा 100%, और लिया कितना था 100%, तो 100 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 1। तो ये एक कह सकते हैं कहावत हो जाती है 11th में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि 100% टूटना है और लेना भी 100%। 100 लिए थे, 100 टूट गए, तो डिसोसिएटेड मतलब 100 और अपॉन 100 1 आ जाती है वैल्यू। अगर 1 से कम आ रही है तो फिर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता चला जाएगा, जितनी कम आएगी उतना वीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा। सर अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती? अच्छा, 100 लिया था, 100 टूट गया। नहीं होगी, नहीं। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, 100 लिए थे, 100 टूट गया, इसका रेशियो 1 ही आ सकता है। 100 लिए थे, 110 थोड़ी ना टूट जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की 1 हो सकती है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, उससे कम ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ो इज इलेक्ट्रिकली, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, या सारे चीजें पॉसिबल हैं? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होता है, और कोई भी सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है वो भी इलेक्ट्रिकली हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब ब्रेक होता है, अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, आयन कहा जाएगा। अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट है तो फिर इलेक्ट्रोलाइट कहेगा, फिर वो आयन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसे कैटायन कहेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसे एनायन कहेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे हम कह रहे हैं Na2SO4, दुनिया जानती है ये इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है? कोई चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर? बोले। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें, तो बेशक ये 2Na प्लस और प्लस SO4 2- टूटेगा। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये बेशक 2Na प्लस और SO4 2- ब्रेक होगा, लेकिन इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा बोलो? ये हमेशा न्यूट्रल ही आएगा, इस पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। बोलिए कि होगा? बोलो बेटा। नहीं होगा। तो इस पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा। जितने क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें कोई क्वेश्चन अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को? 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बोलो, पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़िए। इलेक्ट्रोलाइट्स allows the current to pass through them in fused state or in aqueous solution. Electrolytes allows the current to pass through them in fused state, या तो वो आपके लिक्विड में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन में हो। सही बात है?
Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजेस ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सही बात है गलत है? Sir, false. क्यों? Sir, सही है. इलेक्ट्रोलिसिस तभी कहेंगे ना जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे. द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ फिजिकल चेंज. सही बात है? Yes, no, yeah. सही है या गलत? ऐसा कोई भी प्रोसीजर, ऐसी कोई भी रिएक्शन, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें कुछ बॉन्ड टूट रहे हो, कुछ बॉन्ड बन रहे हो, वो कभी फिजिकल चेंज नहीं हो सकता. समझ पा रहे हैं? जब किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसमें कुछ पुराने केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, और ऐसा प्रोसीजर फिजिकल चेंज नहीं हो सकता. मतलब थर्ड वाली बात जो है वो सही नहीं है. कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट एंड सेकेंड बात सही है. ओनली ए एंड बी विल बी राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स इज कॉल्ड. बोलो. Ionization. हाँ, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड अगर कन्वर्ट हो रहा है आयंस में तो उसे क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन. और अगर कोई आयनिक कंपाउंड टूट के आयंस में कन्वर्ट हो रहा है या आयन बन जा रहा है तो क्या कहेंगे? Dissociation. तब डिसोसिएशन कहेंगे. बिल्कुल सही बात है. आयनिक कंपाउंड में आयंस पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट होता है, इसलिए उसको डिसोसिएशन बोलते हैं. आयन तो पहले से प्रेजेंट थे. और जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट थे, आयंस बनते हैं, फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन. ओके. हाँ सर, आयनाइजेशन को ये भी कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस. कह सकते हैं. ठीक है. ठीक है. ओके. यहां तक कोई सवाल किसी के मन में? एनी क्वेश्चन? नो डाउट. चलिए अब हम लोग इसी का नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो हम आपके फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे. 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा लगभग 60 to 70 क्वेश्चन का एक पूरा वो बना लेंगे. तो जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है हम लोग सारी डिस्कस कर लेंगे. बोर्ड पर 1-2 क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हायर डाले हैं, बाकी बोर्ड के आसपास के डाले हैं. फर्स्ट स्टेज में बोर्ड के आसपास का ही क्वेश्चन आता है, तो वो आपके बोर्ड के पर्पज से भी बेनिफिशियल रहता है और आपके एनटीएससी के लिए भी बेनिफिशियल रहता है. सेकेंड स्टेज थोड़ा अबव जाता है, तो उस बेसिस पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे चीजें. ठीक. ओके, थैंक यू बेटा.